नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी पिछली लेक्चर सीरीज़ में हमने बात की थी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स इन इंडिया के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आज का टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस इन इंडिया के बारे में। देखिए, अगर आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी तक किसी प्रकार के कोई खासे क्वेश्चन यूपीएससी में इसके अंदर से देखने को मिले नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि इसमें से एक अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल के सामने आएंगे, जो यूपीएससी आपसे ज़रूर पूछने की कोशिश करेगा। इसी कड़ी में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि इंडिया में लैंग्वेजेस कैसे आई, कैसे समय समय के साथ वो इवॉल्व हुई, और पुराने समय से लेकर प्रेजेंट एरा तक क्या क्या चेंजेस आए लैंग्वेजेस के अंदर, किस किस तरह से कौन सी लैंग्वेज इंडिजीनियस थी, जो अपनी स्वदेशी भाषा थी, जो देश के अंदर जिसका जन्म हुआ, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो बाहर से माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर आई। ये सब सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में लैंग्वेज सीरीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप के रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें इस लेक्चर के माध्यम से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वापस इसी चीज़ पे ध्यान देंगे कि एक्चुअली में लैंग्वेज होता क्या है, भाषा किसे कही जाती है। ठीक है, तो उसके सामने में एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी हुई है। इन जनरल अगर बात करें तो इट्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें स्पीच और साउंड का यूज़ करके एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कनेक्टिविटी की जाती है। यही सिंपल सा डेफिनीशन है लैंग्वेज का। अगर इसको आप बिना रटे रटाए दिमाग में रखना चाहते हैं, संचार का ये वह माध्यम है जो वाणी द्वारा या ध्वनि के प्रयोग से एक समूह तक पहुंचाया जाता है, ताकि उनके साथ एक संचार स्थापित किया जा सके। सो डेफिनीशन आपके सामने है। इट्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर से, विच इंक्लूड स्पीच एंड कलेक्शन ऑफ साउंड विच अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड। लैंग्वेज फैमिली की अगर बात करें, जिसको भाषा परिवार भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है एक ही पूर्वज से संबंध रखने वाली अलग अलग लैंग्वेज। एकदम वन लाइनर में इसको अगर आप याद रखना चाहेंगे तो एक ही पूर्वज से, एक ही एंसेस्टर से संबंधित अलग अलग लैंग्वेज, एक ही एंसेस्टर से जन्म लेके अलग अलग लैंग्वेज जो निकलती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी लैंग्वेज फैमिली। वो किसी ना किसी लैंग्वेज फैमिली से जुड़ी हुई थी, कोई भी इंडिविजुअल लैंग्वेज। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कई लैंग्वेज ऐसी हों जो किसी भी लैंग्वेज फैमिली से कनेक्ट ना हो, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल लैंग्वेज जो होती हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज फैमिली से कनेक्ट होती हैं, जिनके एंसेस्टर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, जो ईरानियन लैंग्वेज है और जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है वो कॉमन एंसेस्टर से जुड़ी हुई है, और वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से जुड़ी हुई। ठीक है, और आगे भी हम चलते चलेंगे तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखने को मिलेंगे। थर्ड थिंग इज़ डायलेक्ट, जिसको बोली भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी लोकल एरिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, जिसका स्कोप इतना बड़ा नहीं होता, जिसका रीच इतना बड़ा नहीं रहता कि उसको लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाए, तो उसे एक्चुअली में डायलेक्ट बोला जाता है। ठीक है, लैंग्वेज का छोटा रूप है ये, भाषा का छोटा रूप है बोली, जिसकी रीच इतनी बड़ी नहीं होती, इतना वाइड स्प्रेड वो होता नहीं है कि उसको, ठीक है, लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाए। मतलब कहने का मतलब है कि ये होती एक तरह की लैंग्वेज ही है। ठीक है, बट आप जब कैटेगराइजेशन करते हैं तो उसको लैंग्वेज की कैटेगरी में रख के डायलेक्ट की कैटेगरी में आप रखते हैं। तो ये था आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज फैमिली, डायलेक्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस कैसे कैसे आई, कैसे कैसे इवॉल्व हुई, और क्या सारी चीज़ें हुई। अगर इंडिया के अंदर आप मेजर लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो देखिए, बाकी सारी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए भूल जाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले याद रखिए
कि इंडिया के अंदर अगर दो सबसे मेजर लैंग्वेजेस हैं तो वो उसमें सबसे पहली लैंग्वेज है आपकी इंडो आर्यन लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरी आपकी है द्रविडियन लैंग्वेज। इंडो आर्यन लैंग्वेज एक अप्रॉक्सीमेशन फिगर है कि लगभग 78.5% लोगों 78.05% भारतीयों द्वारा बोली जाती है, और द्रविडियन एक ऐसी लैंग्वेज है जो अप्रॉक्सीमेटली 19.64% इंडियंस के द्वारा बोली जाती है। देखिए ये फिगर चेंज भी होता है, कई कई जगह मैंने देखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 25% दिखाया हुआ है कि 25% ऑफ इंडियंस जो हैं वो क्या कहते हैं द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप एक मोटा मोटी मान सकते हैं कि फ्रॉम 20 to 25% जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। 75 to 78% जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। और उसके अलावा कुछ अलग अलग और भी भाषाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे सिनो तिब्बतियन है, ठीक है, ऑस्ट्रिकेशियन है। तो उसके बारे में आगे हम इसी लेक्चर में बात करेंगे, जो कुछ कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ कुछ जगहों पे बोली जाती हैं। देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसा वाइड स्प्रेड है इंडो आर्यन लैंग्वेज की। अगर आप देखें रीच, तो ये ऑलमोस्ट नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न पार्ट को कवर करते हुए चलता है। साउदर्न पार्ट को ये कवर नहीं करता क्योंकि साउदर्न पार्ट में द्रविडियन लैंग्वेज का ही बोलबाला है। और इसके अलावा जो बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस जिनके बारे में हमने बात की है वो छोटे छोटे एरियाज़ में बोली जाती हैं, और उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में देखते हुए चलेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक रफ इमेज अपने दिमाग में इस फिगर को देख के बना लीजिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के अंदर लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और क्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है? तो आंसर इज़ नो, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाषाएं जो हैं वो पपुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पास आपको एक कंट्री मिलेगी, छोटी सी आइलैंड कंट्री है। वहाँ पे लगभग 800 से ज़्यादा 839 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस की अगर आप बात करेंगे तो वो इंडिया है। इंडिया के अंदर 780 भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस और द्रविडियन लैंग्वेजेस इन्हीं का सबसे ज़्यादा बोलबाला है इंडिया के अंदर। लेकिन चीज़ों को अगर अच्छे से समझना है तो हमें ये भी समझना होगा कि आखिर ये इंडो आर्यंस कौन थे, ये द्रविडियंस कौन थे। तो इनके बारे में ध्यान देते हुए धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड से हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडो आर्यंस की। तो आपके सामने एक इमेज होगी, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप एक वो इमेज देखें जिसमें आपको यूरोप और सेंट्रल एशिया का पूरा एक मैप दिखाया हुआ है, और उसके साथ साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी एक मैप दिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंडो आर्यंस की। अभी फ़िलहाल मैं आपको चाहूँगा कि चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर अभी ध्यान ना देके आप सीधे इमेज को देखिए और समझते हुए मेरे साथ चलिए। देखिए, अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली जो थी, वहाँ से एक माइग्रेशन चालू हुआ। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का जो माइग्रेशन चालू हुआ, ये आप देखिए ब्लैक सी और कैस्पियन सी आपको दिख रहा होगा। वहाँ के आसपास से आप देखेंगे ये सेंट्रल एशिया और यूरोप से ये माइग्रेशन चालू होते होते ये पहुँचा प्लेटी ऑफ ईरान, जो कि पर्शिया, ठीक है, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, ठीक है। तो पर्शिया पहुँचा। पर्शिया पहुँचने के बाद इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का डिवीज़न हो गया। कुछ लोगों को प्लेटी ऑफ ईरान पसंद आ गया, उन्होंने बोला कि हम वहीं रहेंगे। कुछ लोगों को वहाँ से आगे माइग्रेट करते हुए चलना था, तो वो वहाँ से आगे माइग्रेशन चालू हो गया। ये एरो आपको ये सारी चीज़ों को दिखाते हुए डिनोट कर रहा है। कैस्पियन सी, ब्लैक सी के बगल से लोग होते होते प्लेटी ऑफ ईरान तक पहुँचे। प्लेटी ऑफ ईरान में एक डिवीज़न हुआ, जो मैं फिर से बता रहा हूँ। वो डिवीज़न में कुछ लोग अलग हो गए जो वहाँ पे ही सेटल हो गए, कुछ लोगों ने अपना माइग्रेशन आगे कंटिन्यू रखा। ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का डिवीज़न हुआ, यहाँ पे ये दो डिवीज़न
एक्चुअली में जो जो लोग ईरान में सेटल हो गए वो उन्होंने ईरानियन लैंग्वेज डेवलप की, और जो आगे मूव करते गए हिंदू कुश, और आप देख रहे हैं हिंदू कुश और बलूचिस्तान के एरिया से धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिनकी एंट्री चालू हुई, उन लोगों को कहा जाता है इंडो आर्यन पीपल। ठीक है, और इन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप की वो इंडो आर्यन लैंग्वेज थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए उस फैक्ट के बारे में आगे बात करते हैं। तो आप अब जो लिखा हुआ है उसमें आ जाइए। आर्यंस का मतलब एक्चुअली में होता है नोबल पीपल, जेंटल पीपल। ठीक है, इनको इंडिक लोग भी कहा जाता है। ये सब ग्रुप हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। इनकी पॉपुलेशन आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, मालदीव्स, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। आर्यंस का माइग्रेशन जो है वो 2000 बीसी, यानी कि 2000 बिफोर करंट एरा, दैट इज बीसी भी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, 2000 बीसी में स्टार्ट हुआ था ये लगभग। ठीक है, कहाँ से? सेंट्रल एशिया और यूरोप से। और यहाँ से मूवमेंट होते होते ये पहुँचे थे पर्शिया में। पर्शिया से फिर इनका मूवमेंट हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1500 बीसी के आसपास। ये 1500 से पहले ही ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर गए थे। लास्ट वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लेटी ऑफ ईरान में या पर्शिया में आर्यंस का डिवीज़न हो गया। ठीक है, और जो वहाँ पे रुक गए उनको आज भी कहा जाता है ईरानियंस, जिन्होंने ईरानियन लैंग्वेज जो है वो डेवलप की, और वहाँ से जो मूवमेंट हुआ फॉरवर्ड। ठीक है, और वो लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वहाँ से मूव होते होते इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुँचे, उनको कहा गया इंडो आर्यंस। तो ये थी इंडो आर्यंस की हिस्ट्री एक्चुअली में, कि ये कैसे, कहाँ से निकल के ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे, और कहाँ से इनका मूवमेंट होता गया, और कहाँ से ये मूवमेंट होता होता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्चुअली में पहुँचा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, जैसा कि फोर्थ लाइन आपका कहता है कि इनका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था 2000 बीसी में। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन कल्चर की बात करेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी, यानी कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का इनका समय काल था। और इनका जो मूवमेंट है इंडो आर्यंस का, ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 बीसी के आसपास आपको देखने मिलता है। तो एक्चुअली में, और जो आपके हड़प्पन कल्चर का जो मैच्योर पीरियड था जो माना जाता है, वो माना जाता है 2600 बीसी से लेकर आपका 1600 बीसी तक। तो जब ये इंडो आर्यंस एक्चुअली में पहुंचे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो ऑलरेडी हड़प्पन कल्चर जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसका कहीं ना कहीं वो लास्ट फेज स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, वो लास्ट फेज यानी कि उनका डिक्लाइन फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका था, जो कि 1300 के आसपास आके एंड भी हो गया। तो इनके एंट्री के साथ साथ हड़प्पन कल्चर जो है वो ख़त्म हो रहा था। कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि इंडो आर्यंस जो है वो जैसे ही उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी एंट्री की, उसके बाद हड़प्पन और इंडो आर्यंस जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो गए, और वहाँ से जो हड़प्पन कल्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब ऐसा कई स्कॉलर्स का मानना है, कई सारी थ्योरीज़ हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जब इंडो आर्यंस इंडिया के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर रहे थे, हड़प्पन कल्चर जो है वो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था उस समय। ठीक है, तो ये थे इंडो आर्यंस की हिस्ट्री, कि कैसे उनका मूवमेंट हुआ, और वो मूवमेंट होते होते कैसे इंडिया में पहुंचा, कैसे वो ईरान में उनका एक स्टॉपेज हुआ और ईरान में उनका एक डिवीज़न हुआ। ईरानियन अलग हो गए, जिनको इंडो ईरानियन भी कहा जाता है, जिन्होंने इंडो ईरानियन लैंग्वेज डेवलप की, और इंडो आर्यंस अलग हो गए, जो यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिनका माइग्रेशन फाइनली जाके कंप्लीट हुआ। ये थी सबसे पहले वो इंडो आर्यंस जिनकी डेवलप की गई लैंग्वेज 78% लगभग इंडिया में बोली जाती है। दूसरी सबसे बड़ी अगर मेजर ग्रुप की आप बात करेंगे तो वो है द्रविडियंस। इस इमेज को देखिए, मैं चाहूँगा कि आप ये इस इमेज को देखें। देखिए, द्रविडियंस जो हैं वो मेनली उनका कंसिस्टेड है वो साउथ इंडिया में,
ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप इस इमेज को गौर से देखें तो आप अगर पाकिस्तान के एरिया में देखेंगे तो बलूचिस्तान का जो एरिया आता है वहाँ पे भी द्रविडियन लैंग्वेज देखने को मिलती है। और अगर आप आसाम देखेंगे या आप वेस्ट बंगाल देखेंगे या आप उड़ीसा का एरिया देखेंगे, मध्य प्रदेश का एरिया देखेंगे, ये सब महाराष्ट्र के एरिया में देखिए, तो ये सब वो जगह हैं जहाँ पे छोटे छोटे रूप में ही सही लेकिन द्रविडियन लैंग्वेज देखने को मिलती है। द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 21 लैंग्वेज हैं अलग अलग, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से पूरा स्प्रेड है द्रविडियन लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप का। चलिए इमेज से आगे हट के अगर हम क्या कहते हैं सेंटेंस पे ध्यान दें तो सबसे पहले ये कहता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द्रविडियन स्पीकिंग पीपल आर इन साउथ इंडिया। हमने ऑलरेडी इस पे बात कर ली। ये पाए जाते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका में भी, ठीक है, इंडिया के अलावा। तो पाकिस्तान तो हमको दिख रहा है, अफ़गानिस्तान में भी छोटा सा इनका क्या कहते हैं रीच है। श्रीलंका इस इमेज में साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। मालदीव्स में भी इनकी रीच दिख जाएगी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड में भी पूरी द्रविडियन स्पीकिंग पीपल जो हैं उन्हीं की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है। और वहाँ से मालदीव्स जो है वो काफ़ी दूर नहीं है, तो मालदीव्स में भी इनकी रीच है। इवन आज के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कौन सी कम्युनिटी कहाँ पहुँच जाए ये थोड़ा सा आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी द्रविडियन स्पीकिंग पीपल में ये भी कहा जाता है कि इनकी कम्युनिटी जो है वो सिंगापुर में भी है और हांगकांग में भी है, यूएई में भी है। तो आज के ज़माने में माइग्रेशन इतना आसान हो गया है कि कब कौन सी कम्युनिटी कहाँ जाके और वहाँ पे भी अपना एक रीच बना ले। ये मगर अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी जो हमको देखने मिलती है वो साउथ इंडिया में देखने मिलती है, ठीक है। देखो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि क्या कहते हैं जो द्रविडियन की पूर्वज है प्रोटो द्रविडियन, वो कहीं ना कहीं लिंक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। कई लोगों का कहना है कि ये टोटली इंडिजीनियस थी और ये पूरी तरह से डेवलप हुई है साउथ इंडिया में, इसका किसी भी कोई भी ग्रुप के साथ कहीं कोई कनेक्शन कभी नहीं रहा कई लोगों का। लेकिन कुछ ऐसे रिसेंट प्रूफ मिले हैं, जैसे अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कुछ अभी ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जो ट्रेसेस लिंक करते हैं डायरेक्ट द्रविडियन ग्रुप के साथ। तो ऐसा माना जाता है, या द्रविडियन ग्रुप के जो ट्रेसेस ऐसे मिले हैं जो हड़प्पन कल्चर से सीधे लिंक होते हैं। तो ये जो मैटर ऑफ डिबेट है वो बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन अभी भी इसमें ये एक डिबेट है कि द्रविडियन जो क्या कहते हैं स्पीकिंग पीपल हैं वो पूरी तरह से इंडिजीनियस हैं या वो मिक्स रेस हैं। और इस पे अभी चर्चाएं चलती रहेंगी जब तक फर्दर कुछ नए प्रूफ सामने नहीं आ जाते जिससे कोई एक ठोस कंक्लूजन इसका निकाला जाए, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी लास्ट वाली लाइन जो है उस पर बात कर ली कि द्रविडियन पीपल जो हैं उनको कुछ लोग इंडिजीनियस कहते हैं। इंडिजीनियस का मतलब है स्वदेशी, यानी कि पूरी तरह से वो देश के अंदर ही उनका निर्माण हुआ है। और कुछ कहते हैं कि ये मिक्स जेनेटिक हैं, जो कुछ का ये मानना है कि इनका जो मिक्सचर हुआ वो हड़प्पन के साथ हुआ, कुछ का ये मानना है कि इनका मिक्सचर इंडो आर्यन के साथ हुआ। तो स्टिल इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। और जैसा कि मैंने कहा कि जब तक हमें फर्दर फ्यूचर में और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक इस पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। मगर ये थे द्रविडियन, वो थे इंडो आर्यन जो ऐसी लैंग्वेज फैमिली का निर्माण करते हैं जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो फिर से आप एक नज़र देख लें इस इमेज पे, द्रविडियन पीपल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में भी आप देख लें, मालदीव्स में भी आप देख लें, वेस्ट बंगाल बिहार के इलाके में भी देख लें, वहाँ पे भी, या इवन क्या कहते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देख लें तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रीच इनका दिख जाता है। इंडियन लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर मेजर लैंग्वेजेस जो हैं ये एक्चुअली में हम लैंग्वेजेस भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो जो मेजर लैंग्वेज ग्रुप हैं
वो हैं सबसे पहले इंडो आर्यन, दूसरी है द्रविडियन, सीनो तिब्बतियन है, ऑस्ट्रिकेशियन है और उसके अलावा और भी कई सारी हैं। तो धीरे धीरे हमारा फोकस रहेगा कि हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलें कि इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली या लैंग्वेज ग्रुप के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली या ग्रुप के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। वैसे तो 780 अलग अलग लैंग्वेज है, सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मेजर चीज़ों पे हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो आर्यन, द्रविडियन, सीनो तिब्बतियन, ऑस्ट्रिकेशियन और अदर्स को धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। इंडो आर्यन का जो अगर आपका फेज़ है तो उसको आप 3 अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब डिवाइड कर सकते हैं क्या, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, उसके बाद है आपका मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप और एक है आपका मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। बगल में आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये इंडो आर्यन ट्री है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा आपको आइडिया इससे मिलेगा। इस इमेज को देखिए कि इंडो आर्यन से कैसे वैदिक संस्कृत निकली, वैदिक संस्कृत से डेवलप हुई प्राकृत संस्कृत, प्राकृत से फिर धीरे धीरे मगधी, गांधारी, महाराष्ट्री, प्राकृत। ठीक है, ऐसे निकलते निकलते धीरे धीरे एकदम सीधे नीचे आते जाइए तो आपको हिंदी भी मिलेगी, उर्दू भी मिलेगी, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे वैदिक संस्कृत से होते हुए, प्राकृत से होते हुए धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं। तो सबसे पहले हम जिस पे फोकस करेंगे वो है हमारा ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है, और देखेंगे कि ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई, फिर मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में आएंगे और फिर मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आएंगे। देखिए, अगर कॉमन लॉजिक से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप वो था जब वैदिक पीरियड इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो वैदिक संस्कृत है, प्योर फॉर्म ऑफ संस्कृत जिसको कहा जाता है, वो डेवलप हुई थी, वो ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड में ही डेवलप हुई थी। वहाँ से फिर धीरे धीरे संस्कृत का जन्म हुआ। संस्कृत भी ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड तक इस्तेमाल में ली गई। उसके बाद जो मिडिल इंडो आर्यन पीरियड आया था, ठीक है, उस समय क्या हुआ कि संस्कृत से एक्चुअली में संस्कृत क्या है, ज़्यादा ही प्योरेस्ट फॉर्म है और उसमें एरर्स वगैरह काफ़ी कम रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है और उसके कारण कई सारे लोगों को बड़ी परेशानियां होती थी संस्कृत का इस्तेमाल करने में। और इसलिए जैसा कि हमने स्क्रिप्ट्स में भी बात की थी कि स्क्रिप्ट्स कैसे चेंज होते हुए आए, समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई, तो मैंने आपको बताया था कि लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को और सिंपलर बनाते 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 चीज़ों को जितना वो सिंपल कर सके उतना सिंपल करने की कोशिश की गई। संस्कृत के साथ ये था कि संस्कृत सबको बोलने में बहुत समस्या होती थी। संस्कृत में ग्रामर बहुत ज़्यादा थी। संस्कृत में क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी कि उसमें एरर और क्या कहते हैं, एरर की संभावनाएं बहुत मतलब ज़्यादा होती थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संस्कृत का नया रूप जो डेवलप किया गया था वो मिडिल इंडो आर्यन फेज़ में आपका प्राकृत जो लैंग्वेज है जो कि संस्कृत से ही जन्मी है उसका डेवलपमेंट हुआ। प्राकृत जो थी वो संस्कृत के मुकाबले, अगर वैदिक संस्कृत या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत के मुकाबले काफ़ी सिंपल थी। एक्चुअली में मिडिल इंडो आर्यन फेज़ आते आते या ओल्ड इंडो आर्यन फेज़ के आखिरी में ही संस्कृत जो है वो एलाइड ग्रुप तक जाके सीमित हो गई थी। जैसे ब्राह्मण्स हो गए, जो बड़े लोग हैं वो संस्कृत बोला करते थे और वो जो छोटे लोग हुआ करते थे वो या तो प्राकृत का इस्तेमाल करते थे जिसमें महिलाएं भी आती थीं, शूद्र भी आते थे, तो ये लोग प्राकृत का इस्तेमाल करते थे। तो प्राकृत जो है वो ओल्ड इंडो आर्यन के लास्ट फेज में प्राकृत डेवलप होना चालू हो गई थी और संस्कृत जो है वो एलाइट लोगों तक जाके सीमित होकर रह गई थी। रीज़न यही था कि संस्कृत जो एलाइट लोग हैं वो आसानी से उसकी शिक्षा लेते थे। जो लोअर तबके के लोग हैं वो उसकी इतनी शिक्षा ले नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने उस संस्कृत को नए तरीके से, ठीक है, डेवलप करना चालू किया बोलचाल की भाषा में।
और धीरे धीरे वो एक नई लैंग्वेज ही डेवलप हो गई जो कि निकली थी प्राकृत। तो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में अगर सबसे ज़्यादा किसी पे फोकस किया गया है तो वो संस्कृत में किया गया है। मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो प्राकृत में किया गया है। प्राकृत से अलग अलग जो भाषाएं निकली हैं हम उसकी भी बात करेंगे, जैसे अर्धमगधी हो गई, शुरासेनी हो गई, ठीक है, महाराष्ट्री आपकी क्या कहते हैं प्राकृत हो गई। तो ये सब भी आगे का है, आगे हम बात करेंगे। मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आ जाइए तो संस्कृत, तो प्राकृत हो या संस्कृत हो, ये पूरी तरह से इन्होंने इनकी जगह नई नई लैंग्वेजेस ने अपना रोल कहीं ना कहीं सेट कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी आ गई, गुजराती आ गई, ठीक है, और नेपाली आ गई, ऐसी बहुत सारी, राजस्थानी आ गई, पंजाबी आ गई। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडो आर्यन फेज में पुरानी जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनको रिप्लेस करके अपनी जगह बना ली थी। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। ये एक जनरल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि ओल्ड इंडो आर्यन फेज जो था वो मेनली संस्कृत पे फोकस था, मिडिल इंडो आर्यन फेज जो था वो मेनली प्राकृत पे फोकस था, और अगर आप मॉडर्न इंडो आर्यन फेज देखेंगे तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं जैसे हिंदी, उर्दू, ठीक है, इन सब लैंग्वेजेस पे ये फोकस हो गया। मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में डेवलप्ड हुई लैंग्वेज का इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंडो आर्यन फेज से, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देखिए अप्रॉक्सीमेटली 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी, जैसा कि हमने पहले भी बात की है इसके बारे में कि 1500 बीसी के आसपास 1800, 1700, 1600 से ही इनका माइग्रेशन धीरे धीरे पहुंच चुका था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास, और इनका जो मेन टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। इनका जो डेवलपमेंटल फेज़ है वो 1500 बीसी का है। संस्कृत इसी फेज़ में बॉर्न हुई, हमने ऑलरेडी बात कर ली, ठीक है। संस्कृत को कंसीडर किया जाता है दैट इज संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है जानने लायक। वेदा, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्र, ठीक है, ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। पणिनि जो है उन्होंने संस्कृत ग्रामर को डेवलप किया, उनके अष्टाध्यायी जो कि 400 बीसी के आसपास लिखा गया था, ठीक है, वो सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है संस्कृत ग्रामर की। दिल्ली वगैरह में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो संस्कृत ऑप्शनल की कोचिंग देते हैं जिनका नाम है पणिनि क्लासेस, ठीक है, अच्छी क्लासेस हैं। और पणिनि वो थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को डेवलप किया था। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी बहुत सारी संस्कृत में मिलती है, महावस्तु, ललित विस्तारा, बुद्ध चरित्र, ठीक है, ये सब संस्कृत में ही लिखी गई हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड एक्चुअली में हमने इस पिछले ही स्लाइड में इसको डिस्कस कर लिया। इसका टाइम पीरियड था 1300 बीसी से लेकर 1300 बीसी, 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी। अगर आप गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, देखिए मौर्य पीरियड हो या गुप्ता पीरियड हो, ये सब लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। तो गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे भी संस्कृत को हमने पोएम्स वगैरह में देखा है, जो महाकाव्य और खंडकाव्य की अगर आप बात करें महाकाव्य जो होते हैं वो बड़ी पोएम्स होती हैं जिनको एपिक्स कहा जाता है, और खंड काव्य जो छोटी छोटी पोएम होती है, जो पोएम्स के पार्ट होते हैं, उनको खंड काव्य कहा जाता है। तो ये महाकाव्य और खंड काव्य के अंदर गुप्ता पीरियड में भी आपको संस्कृत देखने मिली है पोएम्स में। तो ये था एक्चुअली में ओल्ड इंडो आर्यन का समय काल, जहाँ पे संस्कृत का बॉर्न भी हुआ और संस्कृत का डेवलपमेंट भी हुआ। वैदिक पीरियड इसी के अंदर आया, जिसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत जिसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है उसका डेवलपमेंट हुआ। वहाँ से थोड़ी सी संस्कृत, वैदिक संस्कृत से निकल के थोड़ा सिंपल संस्कृत भी आई, और वहाँ से भी निकल के धीरे धीरे आगे चल के प्राकृत भी आई, जो कि उसके आते आते तक आपका मिडिल इंडो आर्यन फेज जो है वो आ चुका था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं मिडिल इंडो आर्यन फेज या ग्रुप की, ठीक है। ये 600 बीसी से 1000 एडी तक, ठीक है, इसका, या 600 बीसी से लेकर 1000 सी तक इसका पूरा डेवलपमेंट पीरियड रहा है।
प्राकृत लैंग्वेज जो है वो इसी फेज में डेवलप हुई है। प्राकृत जो है वो कंपैरेटिवली सिंपल है, कॉमन टंग है, मोर कैजुअल है, ठीक है, स्ट्रिक्ट संस्कृत के जगह पे। और इसी जो संस्कृत जो है वो इंडो आर्यन, ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड में डेवलप हुई थी, और प्राकृत मिडिल इंडो आर्यन पीरियड में डेवलप हुई, जो कि संस्कृत से काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल है, ठीक है। संस्कृत के कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदी या आज की लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली देखेंगे तो वो टफर ही हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो उस समय जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत था उससे कंपैरिजन करके देखिए तो प्राकृत जो है वो थोड़ी सी आपको सिंपल मिलती थी, इसलिए ही धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। मैंने उसके पीछे की आपको क्रोनोलॉजी भी लगभग समझाने की कोशिश की कि संस्कृत जो है वो इतनी प्योरेस्ट थी और कंपैरेटिवली इतनी टफर थी, उसके लिए शिक्षा लेनी पड़ती थी, हर कोई पॉसिबल था नहीं कि उस समय शिक्षा ले सके, इसलिए कई लोग टूटी फूटी संस्कृत में बात किया करते थे। उस टूटी फूटी संस्कृत से एक नई लैंग्वेज जो है, जो कि संस्कृत से ही बिलोंग करती है, ऐसा नहीं है कि प्राकृत संस्कृत से कुछ अलग हो गई, ठीक है, लेकिन एक नई लैंग्वेज का जन्म हुआ और वो लैंग्वेज थी आपकी, ठीक है, प्राकृत। प्राकृत के अंदर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, अर्धमगधी हो गई, पाली हो गई, ठीक है, अपभ्रंश हो गई, और क्या कहते हैं, ये सब वो लैंग्वेज हैं जो इसी मिडिल इंडो आर्यन पीरियड में डेवलप हुई थी, ठीक है। तो चलिए हम अब धीरे धीरे फोकस करते हैं प्राकृत के अंदर डेवलप हुई इन अलग अलग भाषाओं की। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पाली की बात करेंगे। पाली के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पाली जो है वो मगध में सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, ठीक है। इसका सबसे पॉपुलर टाइम था 5th सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी BC तक, ठीक है। इसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में इंडियन स्क्रिप्ट में हमने काफ़ी अच्छे से बात की है, ठीक है। और आपके सामने एग्जाम्पल भी है, त्रिपिटक जिसको कहा जाता है बुद्धिज़्म का, ठीक है, वो एक्चुअली में पाली लैंग्वेज में ही, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए पाली में ही उसका पूरा। तो त्रिपिटक जो है वो क्या कहते हैं, पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया था। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है अर्ध मगधी या मगधी प्राकृत भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसके बारे में मैं आपको बेसिक बता दूं, जो संस्कृत और प्राकृत का डिक्लाइन होना चालू हुआ तो ये जो लैंग्वेज है इसका जन्म होना चालू हुआ। एक्चुअली में माना जाता है कि बुद्धा या महावीर जो थे उन वो भी क्या कहते हैं, अर्ध मगधी का ही इस्तेमाल करते थे, इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, इसी लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है। और मौर्य पीरियड में, मौर्य डायनेस्टी के समय में उनके दरबारों की ये क्या कहते हैं, कोर्ट लैंग्वेज भी हुआ करती थी अर्धमगधी की, अगर आप बात करेंगे तो चलिए देखते हैं। इट्स मेन यूज वाज स्टार्टेड आफ्टर डिक्लाइन ऑफ प्राकृत एंड संस्कृत आफ्टर 1000 AD। 1000 AD में जब प्राकृत और संस्कृत का डिक्लाइन होना चालू हुआ तब इसका इस्तेमाल जो है वो तेज़ी से बढ़ा। मैं ये नहीं, फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जन्म 1000 AD के बाद नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल जो है वो इस 1000 AD के बाद से तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। बुद्धा और महावीर स्पोक दिस अर्धमगधी, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी में जो महाजनपदास हैं वहाँ पे अर्धमगधी जो है वो उनकी कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी। तो ये सारी बातें तो हमने ऑलरेडी अभी कर ली, ठीक है। कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, या कई से सारे जैन टेक्स्ट हैं जो भी जो कि अर्धमगधी में लिखे हुए हैं, ठीक है। बंगाली, आसामी, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी, ये सारी लैंग्वेज जो है वो अर्धमगधी से ही निकली हुई हैं। इनकी एंसेस्टर अगर आप देखेंगे तो वो अर्धमगधी ही है। नेक्स्ट जो आपकी है वो है शौर सैनी, ठीक है। देखिए मेडिवल पीरियड में ड्रामा लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था वो लैंग्वेज है शौर सैनी, और बहुत सारी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज जो है वो शौर सैनी से निकली हुई है, और जैन लोग खास करके इसका इस्तेमाल करते थे अपने बहुत सारे टेक्स्ट में इस लैंग्वेज का। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली यूज्ड टू राइट ड्रामास इन मेडिवल पीरियड
Many North Indian languages are evolved from this. Jain monks widely use this language. For example, आपका क्या कहते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसको कहा जाता है षट खंडगामा, जो कि शॉर्ट सैनी में ही लिखा गया है। आगे की बात करें नेक्स्ट, तो है आपकी महाराष्ट्री, ठीक है, प्राकृत। ये 9वीं सेंचुरी तक बोली गई मराठी कोंकणी इसी से निकली हुई है। सतवाहन जो राजवंश था, जो डायनेस्टी थी, वो एक्चुअली में इसी का इस्तेमाल करती थी, महाराष्ट्री प्राकृत का। गहा कोशा, ठीक है, गॉड वाहो, ये सब ऐसे ड्रामा हैं जो कि महाराष्ट्री प्राकृत में ही लिखे हुए हैं। 2-3 दिन का समय आपको लेना पड़ेगा और इसको कंटिन्यूअसली रिवीजन करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएं, वरना ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से स्किप होती हैं। नेक्स्ट आपकी जो लैंग्वेज है इसी के अंदर जो कि प्राकृत से ही संबंधित है, वो है आपकी ईलू, ठीक है। ईलू जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली में पूर्वज है सिन्हाला लैंग्वेज की। सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो है वो श्रीलंका में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है उनकी। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल और तमिल स्पीकिंग पीपल दो क्या कहते हैं मेजर ग्रुप्स हैं श्रीलंका के अंदर। तो सिन्हाला लैंग्वेज की प्रीडिसीशर जो है वो है आपकी ईलू, यानी कि वो उसकी पूर्वज है। ये पाली लैंग्वेज के काफ़ी सिमिलर मानी जाती थी। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका पैसाची। पैसाची मतलब पिशाच, ठीक है। इसको भूत भाषा भी बोली जाती है, डेड लैंग्वेज भी बोली जाती है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता नहीं था, ठीक है। इसके बहुत कम ट्रेसेस आपको मिले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी मिले हैं काफ़ी कम मिले हैं, मतलब कि ये बहुत कम इस्तेमाल होती थी, ठीक है। इसीलिए इसको भूत भाषा भी कहा जाता है, भूत भाषा या डेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, मृत भाषा जिसको कहा जाता है, ठीक है। बृहत कथा जो है, जो कि गुणाढ़ की है, वो एक्चुअली में एक बहुत पुरानी ये एक महाकाव्य है जो कि इसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। और थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा आपको, इसके पीछे मैं कोई लॉजिक आपको बता नहीं सकता कि कैसे, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसी में आ जाइए, प्राकृत के अंदर ही, ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लैंग्वेज है वो है अपभ्रंश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इसका डेवलपमेंट फेज था आपका 6 to 7 सेंचुरी एडी, ठीक है। इसको तेज़ी से अडॉप्ट इसलिए किया गया था क्योंकि ये करप्ट लैंग्वेज थी, ये नॉन ग्रामेटिकल थी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये सिंपलर थी बाकी सारी लैंग्वेजेस जो उस समय एग्जिस्टिंग थी, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि ये करप्ट थी, इसमें करप्शन अलाउड था। करप्शन इन द सेंस कि गड़बड़ी आप कर सकते थे, ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल इसके अंदर होता नहीं था, तो इसलिए लोगों ने इसको ज़्यादा आसानी से अडॉप्ट किया क्योंकि इसको अडॉप्ट करना उनके लिए काफ़ी सिंपल था। उसके लिए कोई अलग से उनको प्रेजेंट, ठीक है, समय की तरह अलग से डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। थोड़ा बहुत गलतियाँ चलती थी और वो सब चलाते हुए ये भाषा आसानी से बोली जा सकती थी। इसलिए ही मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि ये जो है ये बहुत तेज़ी से फैली ये भाषा, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर आप बाकी उसकी बात करेंगे तो बाकी के मुकाबले ये भाषा जो है वो बहुत तेज़ी से फैली। मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू कॉमन पीपल। बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये आम जन की भाषा है, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं गई है, इस पर तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, ठीक है। 7th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे ऐसे पोएट्स भी थे जो अब अपनी जो रचनाएं थी, कविता थी, वो 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखते थे, ठीक है। ये तीनों भाषा आपस में रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग। कहने का मतलब है कि संस्कृत में भी लिखते थे, प्राकृत में भी लिखते थे और इवन आपकी अपभ्रंश में भी लिखते थे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपका महापुराण का जो कि एक जैन टेक्स्ट है, वो एक अच्छा बड़ा एग्जाम्पल है जो पूरा अपभ्रंश में लिखा गया है। तो अपभ्रंश जो है वो कंपैरेटिवली बाकी लैंग्वेज के मुकाबले बहुत तेज़ी से, ठीक है, इसने अपना पैर पसारा, बहुत तेज़ी से ये लैंग्वेज डेवलप हुई, ठीक है।
ऑर्थोडॉक्स जो संस्कृत है, देखिए फिर से मैं एक बार 2 मिनट के लिए आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि ओल्ड आर्यन फेज में संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। संस्कृत जो थी वो कंपेरेटिवली काफ़ी टफ हुआ करती थी, ठीक है, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी वो सीमित होने लगी धीरे धीरे एलाइट लोगों के बीच में, ठीक है। जो लोअर तबके के लोग हैं वो संस्कृत के साथ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाए, उतनी ज़्यादा, ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाई, तो वहाँ से फिर धीरे से डेवलपमेंट हुआ प्राकृत का। प्राकृत जो है वो कंपैरेटिवली कम ऑर्थोडॉक्स थी, ठीक है, आसान थी लोगों के लिए बोलना, तो ये प्राकृत लैंग्वेज जो है वो तेज़ी से फैलने लगी। लेकिन प्राकृत के साथ प्राकृत के अंदर भी अलग अलग सब डिवीज़न थे, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज थी जिनका समय दर समय डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें एक पाली थी जो मगध में बोली जाती थी। उसके बाद आपकी अर्धमगधी थी जो कि खुद आपके बुद्ध और महावीर इसको बोलते थे। उसके बाद आपकी शौर सैनी थी, महाराष्ट्री प्राकृत थी, इलू थी, पैसाची थी, और फिर जो सबसे पॉपुलर मान लेंगे आप, अपभ्रंश, ठीक है, जो कि बाकी सबके मुकाबले बहुत तेज़ी से डेवलप हुई थी, बहुत तेज़ी से इसका स्प्रेड हुआ था। क्यों? क्योंकि ये एक करप्ट और नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेज थी, इसमें गड़बड़ी करना अलाउड था आपको। चलिए, तो ये थी एक्चुअली में आपकी पूरी मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप के समय, पीरियड के समय डेवलप हुई अलग अलग लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, ठीक है। मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में ज़्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं। मॉडर्न आर्यन इंडो ग्रुप जो है वो, सॉरी, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप जो है उसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, उर्दू एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी, भोजपुरी वगैरह सब, ये सब मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप के डेवलप की हुई लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 1000 AD के बाद से इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे चालू हुआ। ये लैंग्वेजेस जो है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती हैं, क्योंकि साउदर्न एरिया में आपको पता है कि द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो इनका जो रीच है वो नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया तक है। उसके नीचे आपका द्रविडियन लैंग्वेज आ जाएगी। तो ये पूरा आपका इंडो आर्यन फेज था। इंडो आर्यन लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई, कैसे कैसे उसका स्प्रेड हुआ, कैसे कैसे 3 अलग अलग पीरियड्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक में हम संस्कृत देखते हैं, दूसरे में प्राकृत देखते हैं, और उसके बाद हिंदी वगैरह का डेवलपमेंट हम देखते हुए चलते हैं। आई होप आपके लिए चीज़ें आसान हुई होंगी, और मैंने कोशिश की है चीज़ों को समझाने की, शायद मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं द्रविडियन लैंग्वेज की, ठीक है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादातर ये बोली जाती है, कोई शक नहीं। 21 अलग अलग लैंग्वेज जो हैं वो द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर आती हैं, हमने पहले भी इस पर चर्चा की, ठीक है। द्रविडियन लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं उनकी परसेंटेज अगर आप देखेंगे, ये अलग अलग द्रविडियन लैंग्वेज हैं, जैसे तेलुगु 32.6%, सबसे ज़्यादा तेलुगु बोली जाती है। तमिल जो है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, वो 29.4% बोली जाती है। कन्नड़ जो है वो 16.6%, मलयालम 14.5%, गोंडी, बरोही, तुलु, कुरुक, और उसके अलावा बाकी सारे ये आप देख लीजिएगा। द्रविडियन लैंग्वेज को भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, पहले नॉर्दर्न, दूसरा सेंट्रल, तीसरा साउदर्न ग्रुप। देखिए, उसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नॉर्दर्न ग्रुप में जो द्रविडियन लैंग्वेज है उस इमेज को याद करिए जो हमने उस समय देखी थी, उसमें हमने बात की थी। तो नॉर्दर्न ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न में आपको मिल जाएगा एक तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला इलाका, अफ़गानिस्तान के आसपास, वेस्ट बंगाल के आसपास, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका, उड़ीसा के आसपास का इलाका, ये वो जो उस क्या कहते हैं इमेज में हमने देखा था, ये सब नॉर्दर्न द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप के अंदर में आ जाएंगे। सेंट्रल के अंदर में ऑल मध्य प्रदेश को उधर कंसीडर कर लिया जाता है, इसलिए सेंट्रल के अंदर में आपको जो आपको आपका आंध्र प्रदेश का एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, वो मेनली सेंट्रल ग्रुप के अंदर में आता है। साउदर्न ग्रुप में चले जाएं तो उसके नीचे आप चले जाइए तमिलनाडु, केरला, ठीक है, ये सब जो एरियाज़ हैं वो सब साउदर्न ग्रुप के अंदर में आते हैं। तो एक मोटा मोटी आपको हल्का सा पिक्चराइजेशन हो गया है इसका। आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझते हुए चलते हैं। नॉर्दर्न द्रविडियन ग्रुप में एक्चुअली में 3 लैंग्वेज
जो मेनली मानी जाती हैं वो हैं ब्राहुई, माल्टो और कुरुक। ठीक है, ब्राहुई जो है वो बलूचिस्तान में बोली जाती है। ऑलरेडी हमने देखा था कि बलूचिस्तान में कोई द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है। माल्टो जो है वो ट्राइबल एरियाज ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा में बोली जाती है। ठीक है, कुरुक जो है वो बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जगहों पे बोली जाती है। सेंट्रल द्रविडियन ग्रुप में आ जाइए तो इसके अंदर 11 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। गोंडी, कोई, खोंड, मांडा, परजी, गदाबा, कोलामी, पेंजो, नाइकी, कूवी और तेलुगु। इसमें से अगर हम एकदम जनरल देखें तो तेलुगु ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो इवॉल्व हुई तेजी से, बाकी सब ट्राइबल लैंग्वेज बन के ही सीमित रह गई। तेलुगु का एक बड़ा वाइड स्प्रेड हुआ। तेलुगु को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एरिया में बोला जाता है प्रेजेंट में। पहले वो पूरा आंध्र प्रदेश था। तो तेलुगु एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्या कहते हैं, जिसका बड़ा वाइड स्प्रेड हुआ, जो एक्चुअली में जो सिविलाइज्ड हुई। साउथ देन द्रविडियन ग्रुप में आ जाइए तो इसमें सबसे पहले आपको कन्नड़ मिल जाएगी। ठीक है, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने आपको ये बोल दिया कि सेंट्रल में एक्चुअली में सही तरीके से देखेंगे तो सेंट्रल के कुछ हिस्से में कर्नाटका का पार्ट आता था, जहाँ पे क्या कहते हैं, छोटी छोटी ये जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो बोली जाती थी। लेकिन ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए साउथ द्रविडियन ग्रुप में आप जो 7 लैंग्वेज है तो उस हिसाब से सेंट्रल ग्रुप में से आप जो कर्नाटका का एरिया है उसको भूल जाइए और सिर्फ उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ही कंसीडर करके चलिए। साउदर्न द्रविडियन ग्रुप में आप आ जाएंगे तो उसके अंदर कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, तोड़ा और कोटा, ये सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती हैं। 7 लैंग्वेज हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें से अगर आप द्रविडियन ग्रुप में की 4 सबसे मेजर लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो आपको ऑलरेडी पता है। एक तो तमिल है जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और सबसे प्योरेस्ट भी मानी जाती है। दूसरी तेलुगु है जो कि सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी न्यूमेरिकली लार्जेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, सभी द्रविडियन में। फिर कन्नड़ है और उसके बाद मलयालम है जो कि सबसे न्यूएस्ट मानी जाती है, सबसे यूथ मानी जाती है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। तो ये थी आपकी द्रविडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, कोशिश करिएगा कि इसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते हुए आपको याद हो जाए। ठीक है, फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ें याद तो नहीं होती, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से नाम हैं, बट फिर भी अगर आप डेली बेसिस पे सुबह शाम कुछ दिन इसके साथ मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा आपको होगा ही। नेक्स्ट जो है, अगर आप इंडो आर्यन और द्रविडियन ग्रुप के बाद तीसरा अगर कोई लैंग्वेज ग्रुप की बात करें तो वो इंडिया में मेजर, तो वो है आपका सीनो तिब्बतियन ग्रुप। ठीक है, सीनो तिब्बतियन ग्रुप के बारे में मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सीनो तिब्बतियन ग्रुप जो है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर 400 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। ये इंडिया के कुछ पार्ट में बोली जाती है और इसका जो मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगा वो पूरा साउथ एशिया लगभग लगभग इस सीनो तिब्बतियन ग्रुप के अंदर कवर होता है। सीनो तिब्बतियन ग्रुप के अंदर ही आपकी मैंडरिन लैंग्वेज भी आती है, जो कि मैंडरिन चाइनीज़ जो चाइना के अंदर नॉर्थ और साउथ वेस्टर्न पार्ट में बोली जाती है। ठीक है, ज़्यादातर। और आपका सीनो तिब्बतियन ग्रुप जो है उसके अंदर सीनो जो है वो सीनो, चाइना को सीनो से इंडिकेट किया जाता है। आपके लिए एक सवाल भी है कि आप ये ढूंढें कि आखिर चाइना को सीनो क्यों बोला जाता है। ठीक है, कोशिश करिएगा ढूंढने की। सीनो तिब्बतियन ग्रुप के अंदर तिब्बत और बर्मीज़, तिब्बतियन और बर्मीज़ दो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आती हैं। और मैंडरिन वगैरह जैसा मैंने बताया, क्योंकि 400 से ज़्यादा लैंग्वेज का ग्रुप है ये पूरा, इसको ट्रांस हिमालयन लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये एक्चुअली में इंडो आर्यन लैंग्वेज से भी ज़्यादा पुरानी है। ठीक, ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर जो हैं उसमें इन लैंग्वेजेस का एविडेंस पाया गया है और इन लैंग्वेजेस को उसमें किरातास कहा जाता था। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है सीनो तिब्बतियन की, ये देखिए लद्दाख से लेते हुए आप हिमालय के साथ चलते आइए तो आप लद्दाख से स्टार्ट करिए और वहाँ से बॉर्डरिंग करते 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 नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो
पूरा प्रोविंस था जो प्रेजेंट में अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ तक पूरा एक इमेज लाइन आप लेके जाइए, तो वहाँ पे वो जो पूरा ट्रांस बॉर्डर, वो पूरा बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर सिनो तिब्बतियन ग्रुप लैंग्वेज जो है वो बोलने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको इन इंडिया ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, हिमालयन रीजन में नॉर्थ बिहार भी हिमालय को टच कर देगा। ठीक है, सॉरी हिमालय को नहीं टच करेगा, नेपाल को टच कर देता है, बट आपको मिल जाएगा। नॉर्दर्न बिहार, नॉर्दर्न बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया जो कि अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के एरियाज़ जो हैं, तो वो सारे एरियाज़ जो हैं वो सब आपके सिनो तिब्बतियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं। 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इस लैंग्वेज को बोलती है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो सिनो तिब्बतियन ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तिब्बतो बर्मन और दूसरा है आपका सियमीज चाइनीज। तिब्बतो बर्मन मैंने आपको जैसा बताया, सिनो तिब्बतियन ग्रुप के अंदर दो अलग अलग लैंग्वेज फैमिली और भी है, बड़ी लैंग्वेजेस, एक तिब्बतीज है और एक बर्मनीज है, तो उन दोनों को कंबाइन कर दीजिए आप, तो आपकी ये तिब्बतो बर्मन बन जाती है, और एक सियमीज चाइनीज तो आपकी अलग से बनती। सियामीज चाइनीज़ की बात करें तो ये अब ज़्यादा बोली नहीं जाती इंडिया के अंदर, ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन तिब्बतो बर्मन का एग्जिस्टेंस अभी भी इंडिया के अंदर है। चलिए ध्यान देते हैं, तो तिब्बतो बर्मन की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर इसका फर्दर डिवीज़न अगर आप देखेंगे तो इसका 4 डिवीज़न है। सबसे पहले है तिब्बतन, दूसरा है हिमालयन, तीसरा है नॉर्थ आसाम, चौथा है आसाम बर्मीज़। ठीक है, तिब्बतन के अंदर जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, सिक्किमीज़ जो कि सिक्किम में बोली जाती है, भूटिया जो कि भूटान के आसपास बोली जाती है, भूटान के अंदर भी बोली जाती है, बाल्टी जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया आपको मिलेगा, वहाँ पे बाल्टी लैंग्वेज बोली जाती है। शेरपा जो नेपाल और सिक्किम में बोली जाती है, शेरपा लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी को शेरपा कहते हैं। शेरपा जो बहुत अच्छे ट्रैकर्स होते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट वगैरह में जितने भी लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो उनके गाइड बन के वही जाते हैं। ठीक है, तो वो हैं आपकी शेरपा कम्युनिटी वाले लोग, जो कि शेरपा लैंग्वेज बोलते हैं। लाहुली जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, और लद्दाखी जो लद्दाख में बोली जाती है। तो तिब्बतो बर्मन का सबसे पहला जो डिवीज़न है तिब्बतन, उसके अंदर जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हमने उसकी बात कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं हिमालयन जो डिवीज़न है। तो हिमालयन डिवीज़न के अंदर एक लैंग्वेज है किन्नौरी, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, और दूसरी है लिम्बू। लिम्बू बोली जाती है आपकी सिक्किम और दार्जिलिंग के एरिया में। नॉर्थ आसाम जो डिवीज़न है वो नॉर्थ आसाम के आसपास ये पूरी भाषाएं बोली जाती है, अबोर, मिरी, अका, डैफला और आपकी मिशमी। आसाम बर्मीज़ का जो एरिया, ये भी आसाम और बर्मा के आसपास के, आसाम में बोली जाती है, बर्मा से बॉर्डर जो लगता है उसके भी आसपास ये भाषा बोली जाती है, बर्मा के अंदर भी बोली जाती है। बर्मा मतलब कि आपकी म्यांमार की बात हो रही है। इसमें एक भाषा है कुकी चिन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी फेमस है। ठीक है, कुकी चिन फैमिली की ही एक लैंग्वेज है मणिपुरी और मेथी जिसको कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जो कि मणिपुर में बोली जाती है। मिकिर, बोडो, नागा, ठीक है, नागा जो है लैंग्वेज वो नागालैंड में बोली जाती है नागा पीपल द्वारा। ठीक है, बोडो भी आपकी मिजोरम और क्या कहते हैं आपकी आसाम वगैरह के पास आपको मिल जाएगी। मणिपुर बोडो लैंग्वेज पीपल आपको मणिपुर, मिजोरम, इन सब के आसपास आपको, त्रिपुरा के आसपास आपको बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। शियमीज चाइनीज़ की अगर आप बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अहोम। ठीक है, अहोम जो है वो अहोम किंगडम द्वारा बोली जाती थी, जो कि आसाम का एक किंगडम था, बट वो खुद ही अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। तो ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है ये लैंग्वेज, अब इसको कोई बोलता नहीं है। तो ये सिनो तिब्बतियन अगर ग्रुप को आप देखेंगे तो इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो है वो ये थी। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स अगर आप देखेंगे, और उस ग्रुप्स के अंदर जो अलग अलग डिवीज़न ऑफ लैंग्वेज हैं वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। नेक्स्ट इज द एस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप। ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न दूर कीजिए कि ऑस्ट्रो से कई लोग ऑस्ट्रिया समझ लेते हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रो एक लैटिन टर्म है, ऑस्ट्रो का मतलब होता है साउथ। ठीक है,
तो ऑस्ट्रो एशियाटिक का मतलब होता है कि साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते थे, मतलब इस तरह से। इसको मॉन में ग्रुप भी कहा जाता है, मॉन यानी थाईलैंड, और मेर की बात करें तो वो आपका कंबोडिया, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है, इसको कुछ लोग खमेर कहते हैं, कुछ लोग मेर भी कहते हैं, ठीक है। तो मेर भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोली है इसकी। तो मॉन जो है वो थाईलैंड, और मेर जो है वो कंबोडिया में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। और इस ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप को मॉन खमेर ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो मुंडा जो लैंग्वेज है वो इस ग्रुप से निकली हुई एक लैंग्वेज है, ठीक है। मुंडा जो है वो सेंट्रल ईस्टर्न एरिया में इंडिया के बोली जाती है, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। इन सब जगहों पे मुंडा जो है एक ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक का ही हिस्सा है। खासी, ठीक है, जो कि मेघालय में खासी लोगों द्वारा बोली जाती है। निकोबारीज जो है वो निकोबार के अंदर निकोबारी पीपल द्वारा बोली जाती है। ये सब कुछ एस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप के कुछ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और इनको भी ऐसा माना जाता है कि आर्यंस से पहले ही इन लैंग्वेजेस का आना हो गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये आर्यंस से पुरानी है कहीं ना कहीं, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर में इन लैंग्वेजेस को निषाद एक्चुअली में निषाद के रूप में क्या कहते हैं डिनोट किया गया है। संथाली जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है इस क्या कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप की, जो कि संथाल का ट्राइबल एरिया मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है। संथाल का जो ट्राइबल एरिया बिहार, झारखंड, बंगाल के आसपास पाया जाता है, वहाँ पे ये संथाली लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और वो जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से ही बिलोंग करती है। संथाली और खासी को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी लैंग्वेजेस जो हैं इस ग्रुप की, वो लगभग इंडिया के अंदर की हम बात कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि समय इवॉल्व के साथ इवोल्यूशन बड़ा तेज़ी से हो रहा है, लोग नई नई लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हम हिंदी ही खोते जा रहे हैं, तो बाकी लैंग्वेजेस की तो तुलना ही करना व्यर्थ है। नेक्स्ट इज़ द अदर लैंग्वेजेस। देखिए अदर लैंग्वेजेस की अगर आप बात करें तो ये इतनी अलग लैंग्वेज थी और ज़्यादा बड़े स्केल पे ये बोली नहीं जाती थी कि इनको किसी लैंग्वेज ग्रुप के साथ अटैच करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं था। इनके कोई ट्रेसेस ऐसे उनके साथ कभी मिले नहीं। तो ये ज़्यादातर आदिवासी लैंग्वेज जो थी वो क्या कहते हैं अदर लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। इसमें गोंडी है, ओरोन है, प्राजी है, भीली है, चकमा है, डंकी है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है ऐसी छोटी बड़ी मिला के, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दीज लैंग्वेजेस आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड कांट बी क्लासिफाइड ऑन अदर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपकी इंडिया के अंदर बोली जाने वाली सारी लैंग्वेजेस, लगभग जो लैंग्वेज फैमिलीज या लैंग्वेज ग्रुप हैं, हमने उसको कवर कर लिया। सारी लैंग्वेजेस को हम कवर कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पीएचडी हमको करना नहीं है इसके अंदर, हमें बेसिक एक जनरल आइडिया सब चीज़ों का होना चाहिए। और इतनी चीज़ें आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा चीज़ों में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम जो है वो कर जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 3343 क्लॉज 1 के तहत, ठीक है, बोला गया कि हिंदी लैंग्वेज जो है देवनागरी स्क्रिप्ट की वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होगी। चलिए इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात हो रही है ऑफिशियल लैंग्वेज की, ना कि नेशनल लैंग्वेज की। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिफाइन नहीं किया गया है भारत के अंदर, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी तरह तरह की लैंग्वेज बोली जाती है कि किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बीच बीच में पॉलिटिक्स के अंदर सुर उठते रहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बस सरकार के लिए तो आसान ही है, अगर पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है
लेकिन फिर भी कई स्टेट्स जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या था, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था और जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनैक्ट हुआ था, जो कि आपका समय था 26 जनवरी 1950 का, तो उसके बाद उसमें ये क्या कहते हैं बोला गया था कि 15 साल बाद इंग्लिश को, देखिए पहले तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मेनली इंग्लिश थी। इंग्लिश इसलिए थी ताकि ब्रिटिशर्स उसको आसानी से समझ सकें, उनका पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर रूप से होता रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि अगले 15 साल बाद, यानी कि 1950 से 15 साल ले लीजिए, दैट इज़ 1965, 15 साल तक इंग्लिश को वैसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा और 15 साल बाद, ठीक है, उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा हिंदी से। और हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देने लायक बात यह है कि इसको यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें एक क्लॉज ये भी था कि अगर इन 15 सालों के बीच में पार्लियामेंट कुछ और डिसाइड नहीं करता है तो, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनमें प्रोटेस्ट चालू हुआ। आपको बहुत क्या कहते हैं जान के हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, मतलब एक जानकारी है आपके लिए कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार सिर्फ लैंग्वेज को लेके बनी थी। कांग्रेस की सरकार वहाँ से हट गई थी और वहाँ से डीएमके की सरकार बन गई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तमिल लैंग्वेज को स्टेटस नहीं दिया जा रहा था। तो लैंग्वेज इमोशन से कितनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है, आप सोचिए कि एक राज्य में सरकार का निर्माण करने में लैंग्वेज ने कितना बड़ा रोल प्ले कर दिया, ठीक है। कांग्रेस सरकार जब तमिलनाडु के अंदर थी तो वो क्या कहते हैं तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का दर्जा नहीं दे रही थी स्टेट के अंदर, और इस बात पे प्रोटेस्ट वगैरह चालू हुए। डीएमके सरकार जो है वो तेज़ी से क्या कहते हैं इसके खिलाफ गई और उसको लोगों की सिंपैथी मिली और लोगों ने डीएमके क्या कहते हैं पार्टी को सत्ता में लाने में मतलब लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल, लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बीच में दिक्कत हो रही होगी आपको, लेकिन चीज़ों को कंटिन्यू करना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ हुआ था कि डीएमके की सरकार बन गई थी लैंग्वेज को भी मुद्दा बना के, तो कितना बड़ा इमोशनल रोल प्ले किया था लैंग्वेज ने। तो हम ये बात कर रहे थे कि आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ये कहता है कि हिंदी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है। और इंग्लिश को 15 साल के बाद, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से 15 साल बाद 1965 में इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर पार्लियामेंट कुछ और डिसाइड नहीं करता है तो प्रोटेस्ट होने लगा नॉन हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट्स थे और कम्युनिटीज़ थी, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट के चलते, ठीक है, क्या हुआ 1963 में एक एक्ट लाना पड़ा सरकार को, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ठीक है हिंदी जो है उसको तो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हम देंगे ही देंगे, लेकिन इंग्लिश जो है साथ में वो सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी देश के अंदर, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है जो ये कहता है कि स्टेट्स को का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है। यानी कि स्टेट्स फ्री हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ करने के लिए अपनी ओन लैंग्वेज में, या कोई भी लैंग्वेज जिसमें वो मतलब जिस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो क्या हुआ कि हमने बात की कि स्टेट्स जो हैं वो फ्री हैं अपनी खुद की लैंग्वेज, ठीक है, चूज़ करने के लिए। उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि स्टेट जो है वो क्या कहते हैं जैसा सेंटर बोलेगा या हिंदी को ही उसको चूज़ करना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उस समय इसमें क्या कहते हैं इंसर्ट किया गया था।
तो 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में 14 लैंग्वेज थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 8 शेड्यूल क्या है, लोग रट लेते हैं कि 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या। देखिए 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या है कि उसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि जिसको इंडियन रिपब्लिक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देगा। ठीक है, वो लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के अंदर जिसको इंडियन रिपब्लिक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देगा। ठीक है, इसके अंदर अगर किसी लैंग्वेज की एंट्री हो गई तो वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, मतलब लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक बन गई। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी लैंग्वेज, शुरू में तो ये 14 लैंग्वेज थी, आज प्रेजेंट में ये 22 लैंग्वेज हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है जिनके लिए बीच बीच में काफ़ी डिमांड उठती है। भोजपुरी के लिए उठती है, आपका छत्तीसगढ़ी के लिए उठती है। ठीक है, तो तुलु के लिए उठती है कि इनको इंक्लूड किया जाए। अच्छा, आप जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक हो जाती हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन होता है कि 8 शेड्यूल में से किसी भी एक लैंग्वेज को उठा के आप उसमें अपना पेपर कंडक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इनिशियली जो 14 लैंग्वेज थी वो कौन कौन सी थी, आसामी, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, उर्दू, उड़िया, तमिल। ठीक है, उसके बाद 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967 से सिंधी को ऐड किया गया। 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003 से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा था, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश जो है वो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश जो है वो सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, स्टेट्स जो हैं वो फ्री हैं अपने कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट करके अपना ऑफिशियल बिजनेस करने के लिए। हमने इस पे पहले भी बात कर ली। ठीक है, अच्छा, क्या सभी स्टेट्स को ऑफिशियल जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसी में से किसी एक को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा? आंसर इज नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ द 22nd शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है 22 शेड्यूल लैंग्वेज से अलग किसी लैंग्वेज को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है। जैसे नागालैंड और मेघालय में इंग्लिश है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया, इंग्लिश जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। त्रिपुरा में कॉकबोरोक है। पुडुचेरी में अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच है। मिज़ोरम में मीज़ो है। ये सारी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जो 8 शेड्यूल के अंदर आपकी जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं होने के बावजूद ये स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो फ्री हैं कि वो किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऑफिशियल बिजनेस के लिए। ये था आपका पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज का सेक्शन कि इंडिया के अंदर, फिर मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में बहुत बड़ा अंतर है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, और भारत का कोई राष्ट्रीय खेल भी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा टॉपिक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन अराइज हुए हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। ठीक है, 2004 में सरकार ने ये फैसला किया कि कुछ क्राइटेरिया को, सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करने वाली या फुलफिल करने वाली लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का क्या कहते हैं, उनको उपाधि दी जाएगी। उनको डिक्लेयर किया जाएगा कि वो क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरियाज कैसे हैं, 1 मिनट ध्यान दे लीजिए। सबसे पहला क्राइटेरिया कहता है कि उनके जो अर्ली टेक्स्ट हैं, पुराने टेक्स्ट हैं या रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड होना चाहिए वो 1500 2000 साल या उससे ज़्यादा पुराना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि ये कहता है कि उनके जो एंशिएंट टेक्स्ट और लिटरेचर हैं वो कई जनरेशन ऑफ स्पीकर्स द्वारा उसको एक वैल्यूएबल हेरिटेज माना जाना चाहिए। ठीक है, कि वो बहुत क्या कहते हैं, अनमोल, आपके क्या कहते हैं, अमूल्य विरासत है। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि ये जो ट्रेडिशन है,
ठीक है, जो साहित्यिक परंपरा है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करनी चाहिए, किसी स्पीच कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के जो ट्रेडिशन है वो हमारा खुद का इंडिजीनियस होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ये कहता है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है, फोर्थ क्राइटेरिया इसका ये कह रहा है कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है ये भले ही मॉडर्न से थोड़ी डिस्टिंक्ट हो, अलग हो, है ना। क्योंकि देखिए, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होगा, क्योंकि समय दर समय क्या है, इवॉल्वमेंट हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये मॉडर्न से अलग हो। ठीक है, और इसका डिसकंटिन्यूटी भी हो। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का और उसके आने वाले समय में जो भी इवॉल्वमेंट नई नई लैंग्वेज का उसके अंदर से हुआ है, उसके अंदर एक डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है। ठीक है, ये मॉडर्न लैंग्वेज से अलग भी हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ होता है, और ये सारी कंडीशंस को अगर ये फुलफिल करता है तब भी इस क्राइटेरिया में इसको ले लिया जाएगा, और उस हिसाब से क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा उसको दे दिया जाएगा। उस हिसाब से देखिए, अभी तक तमिल को मिल चुका है 2004 में, संस्कृत को मिल चुका है, तेलुगु को मिल चुका है, कन्नड़ को मिल चुका है, मलयालम को मिल चुका है, उड़िया को मिल चुका है। पाली को मिला नहीं है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सरकार का होता रहता है। ठीक है, कि पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, अब किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने पे उस पर बेनिफिट क्या है। ठीक है, 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड कंडक्ट किए जाएंगे हर साल, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज के जो विशेषज्ञ होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उनको दिया जाएगा। ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेज का निर्माण किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट में, देखिए 2004 की बात थी, अभी प्रेजेंट में हो भी रहा है। तेलुगु और कन्नड़ में आपको मिल जाएगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लासिकल लैंग्वेज के जो विशेषज्ञ हैं, अमूल्य विशेषज्ञ हैं, एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, उनके लिए कुछ सीट्स का निर्माण करें, मतलब उनके लिए भी अलग से एक सेक्शन बनाया जाए। तो ये उसके बेनिफिट्स हैं। ये आपके क्लासिकल लैंग्वेज हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन इन क्लासिकल लैंग्वेज को लेके पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, कि क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे पुराने पेपर्स में, तो उसमें पूछा गया है किसी कौन कौन सी फॉलोइंग लैंग्वेज है, या फिर इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रेजेंट में भी अगर कोई ऐसी लैंग्वेज होती है, पाली के लिए क्रिटिसिज्म हो रहा है, मान लीजिए कल को किसी और लैंग्वेज को उठा के क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाल दिया गया, तो वो सब चीज़ें आप अपने आप को अपडेट उन सब चीज़ों से आपको रखना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, जो कि है आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स और लिंगुआ फ्रैंका, दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, देखो बहुत जनरल वे में मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर आप इसका जो डेफिनेशन वगैरह सामने दिया हुआ है उसको पढ़ते हुए चलिएगा। बहुत जनरल वे में इस पर ध्यान दीजिए आप, कि ये एक्चुअली में इंडेक्स होता है। ठीक है, जो कि बताता है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन अ सर्टेन पॉपुलेशन कितनी है या किस हिसाब से है। ठीक है, यानी कि विविधता, डाइवर्सिटी यानी विविधता। ठीक है, और लिंग्विस्टिक दैट मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज की विविधता किस प्रकार से। इसका मतलब सिंपल सा है, देखिए एक पॉपुलेशन से आप 2 रैंडम पीपल को उठा लीजिए, 2 लोगों को उठा लीजिए, और आप देखिए कि वो एक ही सेम मदर टंग बोल रहे हैं, या मदर टंग यानी मातृभाषा, या अलग अलग मदर टंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये डाइवर्सिटी का इंडेक्स जो है वो 0 से 1 के बीच की एक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, 0 का मतलब है कि ऐसा कोई पॉपुलेशन जहाँ पे 2 लोगों को आप उठा के देख लीजिए तो दोनों की मदर टंग सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और 1 का मतलब है कि उठा के आप देख लीजिए तो दोनों की मदर टंग जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, कोई कॉमन मदर टंग आपको नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से ये पूरा आप डेफिनेशन इसका पढ़ लेंगे। इट इज द इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विच मेजर्स द चेंज इन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ओवर द पीरियड. इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 people selected from a population at random will have different mother tongue. It ranges from 0 to 1. 0 means 2 people selected that have common mother tongue. 1 means 2 people selected had no common mother tongue.
इंडिया का अगर आप 2017 के हिसाब से अगर लिस्ट देखेंगे तो उसका LDI जो है वो 0.914 है। 0.914 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास है, यानी कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इंडिया के अंदर ये है कि एक पॉपुलेशन से अगर आप 2 लोगों को उठाएंगे तो उनकी अलग अलग मदर टंग आपको देखने को मिलेगी, कॉमन मदर टंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये इंडेक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको ये देखने में आसानी होती है कि ये लैंग्वेज जो है वो कितने तेज़ी से डाइवर्सिफाइड हो रही है, कितना उसका इवोल्यूशन कैसा हो रहा है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, लिंगुआ फ्रैंका की अगर आप बात करें तो ये क्या होता है? देखिए, ये हमेशा पॉलिटी भी आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कई बार आएगा, हिस्ट्री के अंदर भी कई बार ये टर्म आता है। लिंगुआ फ्रैंका इज एक्चुअली में इसको ब्रिज लैंग्वेज कहा जाता है, ट्रेड लैंग्वेज भी कहते हैं, लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं। देखिए, क्या होता है कि कोई दो लोग जिनकी नेटिव लैंग्वेज सेम ना हो, मैं हूँ, मेरा चाइनीज़ भाई है, ठीक है, ना मुझे समझ में आ रहा है उसकी चाइनीज़, ना उसे समझ में आ रही है मेरी हिंदी, तो ऐसे में क्या होता है, एक थर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ब्रिज लैंग्वेज का काम करती है, वो उसको भी समझ में आएगी, मुझे भी समझ में आ रही। ठीक है, तो वो लैंग्वेज कहलाती है लिंगुआ फ्रैंका। ठीक, इंग्लिश मेरी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ना मेरे चाइनीज़ भाई जैकी चैन की भी नेटिव लैंग्वेज है नहीं, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं चाइनीज़ समझ नहीं सकता, वो हिंदी समझ नहीं सकता, सो द फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन हम एक किसी थर्ड लैंग्वेज को उठा के लाते हैं, वो ब्रिज लैंग्वेज का काम करती है, ब्रिज बनाती है, हम दोनों को आपस में दो किनारे जो हैं उसको कनेक्ट करने का काम करती है, तो वो ब्रिज लैंग्वेज जो है वो कहलाती है लिंगुआ फ्रैंका। ब्रिटिश के टाइम पे कॉलोनी जब ब्रिटिश पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से बना रहे थे, तो इंग्लिश ने लिंगुआ फ्रैंका का काम बहुत तेज़ी से किया था। आज भी इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है। ठीक है, आप हिंदी की भी अगर बात करें तो हिंदी उर्दू भी पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया के बीच में लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है। तो आपका लैंग्वेजेस इन इंडिया पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। कुछ अगर आपको डाउट होगा तो हम इस पे चर्चा करेंगे आगे चल के। ध्यान देने लायक बात यह है कि इन सब चीज़ों को, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे आए हैं जो शायद आपको याद ना रहें, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान मेहनत कीजिएगा, 1-2 दिन समय दीजिएगा। समय देने के साथ प्रॉपर रिवाइज करते हुए चलिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको जितना सिंपल वे में इसको समझा सके समझाने की कोशिश करें। मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे थे लैंग्वेजेस को लेकर, जिसमें कुछ खासा ढंग का तो मिला नहीं, लेकिन इसमें मैंने फिर कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीज़ों को कवर करते हुए और चीज़ों को जितना सिंपल बना सकूँ उतना बनाने की मैंने कोशिश की है। थोड़ा मेहनत आपको इस पे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। जितनी चीज़ें समझने लायक थी उतनी तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करते हुए समझ ली है। एक छोटा सा सेक्शन और है जो कि मैंने स्लाइड्स में कवर नहीं किया है, वो है कि इंडो आर्यन और देवनागरी के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, कि इंडो आर्यन और देवनागरी जो लैंग्वेज है उसके बीच मेजर डिफरेंस क्या है। तो उसमें सबसे पहले डिफरेंस ये है, आप नोट कर लीजिएगा उसको अलग से। उसमें सबसे पहला डिफरेंस ये कहता है कि दोनों के रूट वर्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और दूसरा जो डिफरेंस है वो है उनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ठीक है, जो द्रविडियन फैमिली का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में एग्लूशिनेटिव है, एग्लूशिनेटिव। ठीक है, एग्लूशिनेटिव जो टर्म है वो अराइज हुआ है, देखो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। एग्लूशिनेटिव टर्म याद रखना, ये जो अराइज हुआ है ये अराइज हुआ है ग्लू से। ग्लू मतलब आप समझते हैं गोंद, गोंद यानी चिपका दीजिए किसी चीज़ को वो चिपक जाती है। तो मान लीजिए किसी घोड़े की अगर टांग टूटी हुई है और उसमें अगर आपने ग्लू लगा के उसको चिपका दिया तो वो टांग वापस जुड़ जाएगी, समझ रहे हैं, और वो टांग ही रहेगी, वो टांग बदल के पूंछ नहीं बन जाएगी। ये एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो द्रविडियन फैमिली का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो एग्लूशिनेटिव है। एग्लूशिनेटिव में क्या होता है कि अगर दो रूट वर्ड को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो उनका उनके अंदर कोई, उनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता। ठीक
ठीक है, उसमें वर्ड का कोई लॉस नहीं होता। तो वो ग्लू से आप याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि द्रविडियन फैमिली, देखिए सबसे पहले तो हमने डिफरेंस की बात की थी कि इनके रूट वर्ड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। दूसरी हमने ये बात की थी कि देखिए रूट वर्ड्स तो वैसे भी अलग अलग हैं। आप तमिल स्क्रिप्ट देख लीजिए, आप क्या कहते हैं, कोई भी देख लीजिए आप उठा के, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, और आप इधर हिंदी उठा लीजिए, पंजाबी उठा लीजिए, ठीक है, आप भोजपुरी उठा लीजिए, तो इनके वर्ड्स जो हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट हैं। दूसरी हमने बात की कि इनके ग्रामर में भी चेंज है। इनके ग्रामर में कैसे चेंज है? द्रविडियन फैमिली का जो ग्रामर है वो एग्लूशनेटिव है, जो कि ग्लू से याद रखने मैंने आपको बोला है कि उसमें क्या होता है कि अगर दो वर्ड्स को आपस में आप जोड़ेंगे तो उसमें वो दोनों वर्ड्स का जो क्या कहते हैं फॉर्म है वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, लॉस ऑफ वर्ड नहीं होता, ठीक है। मतलब घोड़े की टांग ने आपने जोड़ दी तो वो टांग वापस वैसी हो गई, वो टांग पूंछ नहीं बनी। लेकिन जो इंडो आर्यन ग्रुप का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लेक्टेड है। इन्फ्लेक्टेड में क्या होता है कि जहाँ पे वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है वहाँ पे आपका पूरा फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। तो ये होता है इंडो आर्यन के क्या कहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, कि वो इन्फ्लेक्टेड होते हैं। इंडो आर्यन ने रवि और वीना को साथ में जोड़ दो तो रवीना बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अपने से कहीं नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपका ये लैंग्वेज का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, आपका पूरा चैप्टर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ। एक 2-3 दिन के अंदर नए चैप्टर के साथ जो है रिलीजन इन इंडिया उसके साथ मिलते हैं और उस पे चीज़ों को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ाई करते रहिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू ऑल।